नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में यूरोप में राष्ट्रपति का उदय 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और ये चैप्टर इतिहास का है और इसको पूरा प्लेलिस्ट इसका दे देंगे और इसका जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो चलो अपने टॉपिक को और चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्र क्या है इसके बारे में समझते हैं। राष्ट्र क्या है आपने पढ़ा होगा, हमारा देख एक नेशनल है, राष्ट्र है। तो ये राष्ट्र का मतलब क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। अनरेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा या नस्ल धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। मतलब अनेश रेनर ने कहा था कि जो समान भाषा हो, एक जैसी भाषा बोलते हो और एक जैसे नस्ल हो, मतलब एक जैसा चेहरा हो और उस एक जैसे धर्म हो, तो वहाँ के जो लोग हैं वो राष्ट्र कहा जाता है। ये किसके अनुसार है? अर्नेस्ट रेनर के अनुसार। और क्या बोला है? और यहाँ क्या है? एक राष्ट्र लंबे प्रयासों और त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। यह भी उन्होंने दिया कि राष्ट्र लंबे त्यागों या संघर्षों के बाद बनता है, ये उन्होंने कहा। एज राष्ट्र ऐसे लोगों का समूह है जो जाति, धर्म, भाषा, रीति रिवाज और इतिहास आदि की साझ करने आपस में जुड़े हुए हैं, जिनका साझा सविचार हैं, जिनके अंदर मनोवैज्ञानिक सद्भाव की भावना विकसित हो। मतलब आप देखो, भारत एक राष्ट्र देश है। क्यों? क्योंकि हर एक धर्म, हर एक भाषा के लोग क्या करते हैं? अपने राष्ट्र के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। मतलब उन्होंने अपने राष्ट्र के लिए ना सब कुछ छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा आज़ादी के समय तो इस राष्ट्र की पनप हुई थी, क्योंकि सभी धर्मों के लोग उनमें बढ़ चढ़ के आंदोलन किए थे। तो ये एक राष्ट्र होगा, क्योंकि राष्ट्र के लिए सभी धर्मों या जात के लोग क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं जब एकजुट होने की बात होती है। आप समझते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रवाद, राष्ट्र अलग चीज है, राष्ट्रवाद अलग है। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। आप सिंपल सा फॉर्म में अगर कहो तो जो अपने राष्ट्र के प्रति अगर किसी को प्यार है, जैसे भारत के प्रति हमें प्यार है, हम भारत के बारे में कुछ अलब सलब नहीं बोल सकते हैं। हमें जो संविधान है उसके प्रति हम बहुत ही अदायगी है, मतलब बहुत मानते हैं। ये एक राष्ट्रवादी भावना हो गया है ना। राष्ट्रीय ये विश्वास है कि लोगों का समूह इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीय और जातिवाद सांस्कृतिक आधार पर स्वयं एकीकृत करता है और इन्हीं सीमाओं के कारण वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उन्हें अपने स्वयं निर्णयों के आधार पर अपना स्वयं का संप्रभु राजनीतिक और राष्ट्र स्थापित करने का अधिकार है। मतलब यहाँ समझ में आता है कि कोई भी राष्ट्र के अनुवाद अपनी परंपरा, भाषा या जाति या कोई भी हो, वो क्या करता है? अपने राष्ट्रवाद को मान सकता है। अब देखते हैं हम लोग नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन कौन था? ये बहुत पूछा जाता है। जब आप 10th क्लास में जाते हो तो ये ऑब्जेक्टिव टाइम में बहुत पूछा जाता है, नेपोलियन कौन था। और नेपोलियन उन्होंने यूरोप का कौन था, ये समझ। फर्स्ट पॉइंट में देखो तो नेपोलियन का जो जन्म था 15 अगस्त 1769 को हुआ था। याद रखना, डेट पूछा जाता है। और नेपोलियन एक महान सम्राट था। सम्राट था मतलब राजा था, शासक था, जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। आपने देखा होगा, उन्होंने यूरोप का शासक था और उन्होंने पूरे यूरोप को अपने कार्य के बल पर जीता था। अब इसका जो चित्र आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ नेपोलियन ये हुआ है ना, ये नेपोलियन से देख सकते हो। अब देखते हैं कि सेकेंड पॉइंट में क्या दिया है कि अपनी योग्यता के बल पर उन्होंने करी थी 24 ईयर्स की आयु में उन्होंने सेनापति बन गया। मतलब 24 साल में वो सेनापति बना था। और उन्होंने क्या करा था? तीसरा पॉइंट में दिया है, उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई थी। जो फ्रांसीसी सेना थे वो उनके सेनापति थे, तो उन्होंने कई बार उनको जिताया और अपना अपार लोकप्रियता हासिल कर ली। मतलब उनको चाहने लगे। और फिर उसने
पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और फ्रांस का वो शासक बन गया। फिर उसके बाद वो शासक बना, क्योंकि उसको लगा कि मैं सब तो जीत रहा हूँ, क्यों ना हम शासक बने। उन्होंने शासक बना। अब देखते हैं हम लोग उदारवाद के संदर्भ में। ये उदारवाद क्या है? उदारवाद, उदारवाद देखो, उदार यानी लाइबरलिज्म, इंग्लिश से क्या बोला जाता है? लाइबरलिज्म। शब्द जो है लातिनी भाषा के मूल शब्द लिबर पर आधारित है, लातिनी भाषा के लिबर पर आधारित है, वहां से बना है, जिसका जो अर्थ है स्वतंत्रता। उदारवाद का मतलब होता है स्वतंत्रता। आप किसी को स्वतंत्र दे दिए, किसी प्रकार का रोक टोक नहीं, उसी को हम बोले स्वतंत्रता। उदारवाद, आपने उदारवादी को पढ़ा होगा किसमें? इकोनॉमिक्स में। तो उसी प्रकार से ये स्वतंत्रता होता है। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद या अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आजादी या कानून के समक्ष समानता। मतलब जो जितने भी मध्यम वर्ग था उन लोगों का मानना था उदारवाद से कि इनका अर्थ वो समझते थे आजादी और कानूनों के समझ अपनी राय को प्रकट कर सकता है और कानून उसका कानून की बराबरी कर सकता है, कानून से लड़ सकता है। अब समझते हैं कि निरंकुशवाद क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निरंकुशवाद का सामान्य अर्थ एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। आप यहाँ सिंपल सा फॉर्म में अगर समझो तो निरंकुशवाद का मतलब कोई ऐसा शासक जो उनके नीचे के लोग या उनके ऊपर के लोग, जो बड़े लोग, वो उन पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगा सकते, उस पर कोई रोक नहीं लगा सकते, उसको कुछ बोल नहीं सकते हैं, उसी को बोलते हैं निरंकुशवाद। और कोई सत्ता में बैठा वो किसी प्रकार की कोई डर या भाव किसी के पास नहीं है, वो सत्ता में है, जो शासक है वो किसी से नहीं डरता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहते हैं, और इतिहास में अगर देखो ऐसे शासक बहुत हुए तो उसी को बोला जाता है निरंकुश सरकार, जो अत्यंत केंद्रीकृत और सैन्य बल पर आधारित थी। मतलब वो अत्यधिक केंद्रीकृत थी, मतलब पूरा जुड़ा हुआ था और बहुत सारा सैन्य बल था और दमनकारी सरकारें थी, कोई भी चीजें कोई भी आंदोलन को दबा सकता था। तो निरंकुशवाद समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि जनमत संग्रह के बारे में आपने पढ़ा हो। अब हम लोग समझते हैं जनमत संग्रह के बारे में। जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव या स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। मतलब कोई भी प्रत्यक्ष, यहाँ समय कोई भी प्रत्यक्ष मतदान होता है तो सारी जनता से पूछा जाता है कि उसको स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है, उसी को कहा जाता है जनमत संग्रह। समझ गए। आगे के पॉइंट को देखें तो यहाँ यूटोपिया के बारे में बताया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत कम आता है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूरा संभावना है। क्या है यूटोपिया? क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछा जाता है जब हम सीयूटी दे रहे हो, सीयूटी बोल रहे हैं, जब आगे के एग्जाम दोगे ये सब बहुत आता है। एक ऐसी समाज की कल्पना जो इतना आदर्श कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। कि मतलब यूटोपिया का अर्थ क्या? मतलब जो ऐसा समाज जो भी चाहता है, जो भी साकार करना चाहता है, वो असंभव होता है। अब यहाँ समझ में नहीं आया कि ऐसे समाज जो कल्पना जो इतना आदर्श होता है कि साकार होना लगभग असंभव होता है। मतलब अगर कोई सरकार चाह रहा है कि कोई भी हो, कोई भी कानून लाए, कोई भी कर लाए, तो अगर जनता चाहे तो उसको असंभव चीज को संभव कर सकता है, कि उसको मना कर सकता है। यही चीज है यूटोपिया। अब देखते हैं रूमानीवाद। रूमानीवाद रूमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था। क्या था? सांस्कृतिक आंदोलन। एक प्रकार से आप कह सकते हो कि कल्चर, जो एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। कि मतलब पूरे राष्ट्र के लोग एक सांस्कृतिक आंदोलन में जुड़ाना चाहता था। एक रोमानीवाद जो आंदोलन था, रोमानी कलाकारों तथा कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान पर बल देने के स्थान पर अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर बल दिया। उन्होंने विज्ञान पर नहीं दिया,
और जितने भी रोमानीवाद कलाकार थे, जो रोमानी संस्कृति से जुड़े थे, जो कवि थे, कोई डांसर्स थे, उन्होंने क्या करा, अंतर्दृष्टि या रहस्य भावनाओं पर बल दिया। कि मतलब उन्होंने रहस्यवादी इतिहास की जो जितने भी चीज़ें थी, जो भगवान का पूजा करना, ये बहुत सारी चीज़ें थी, उन पर उन्होंने बल दी। और वो एक सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझी सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का धर्म बनाना चाहते थे। तो ये रोमानीवाद है, आप इसे पढ़ भी सकते हो, इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं जूकर्स। क्या है जूकर्स? प्रशा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे। मतलब प्रशा एक जगह है, शासक था, वहाँ सामाजिक श्रेणी का नाम जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे, उसे जूकर्स बोला जाता है। बहुत बड़े बड़े जमींदार होते थे प्रशा में, ये सामाजिक श्रेणी। अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रवाद के उदय का कारण, कि जो राष्ट्रवाद का जो उदय क्यों हुआ, क्यों लोग एकजुट हुए, इनको हमें समझना हो। अब यहाँ देखो, निरंकुश शासन व्यवस्था। निरंकुश शासन व्यवस्था का मतलब होता है कि जो सत्ता में बैठे हैं, जो राजा है या कोई भी हो, मंत्री हो, उनके जो द्वारा कानून तय किए गए और उन पे कोई सी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना। इस वजह से लोगों ने राष्ट्रवाद का उदय का कारण माना कि राष्ट्रवाद उदय हुआ। सेकेंड था उदारवादी विचारों का प्रसार। मतलब लोग बड़ी मात्रा में स्वतंत्र रहना चाहते थे और स्वतंत्रता विचारों को प्रसार करना। इस वजह से भी, क्योंकि उन लोगों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी। नंबर 3 पॉइंट देखो तो स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा उन्होंने दिया कि सभी लोग को स्वतंत्र मिलना चाहिए, समानता का अधिकार देना चाहिए और बंधुत्व मतलब भाईचारा का संबंध होना चाहिए, किसी प्रकार का हिंसा ना हो। 4 पॉइंट में देखो तो शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका इसमें सबसे ज्यादा थी, कि सबसे ज्यादा अगर शिक्षिका मतलब शिक्षित व्यक्ति थे तो मध्यम वर्ग थे। तो ये पॉइंट था, आपको समझ के आ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास। मतलब कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद क्रमिक रूप से डेवलप हुआ, मतलब विकास हुआ। तो सबसे पहले उन्होंने क्या, फ्रांस में कौन सा आंदोलन हुआ? तो फ्रांस में जो आंदोलन हुआ था फ्रांसीसी क्रांति, जो 1789 में हुआ था। फिर उसके बाद हुआ था नागरिक संहिता, एक आंदोलन ही था, वो 1804 में हुआ, राष्ट्रवाद को ही लेकर। वियना की संधि हुई थी 1815 में। फिर उदारवादियों की एक क्रांति हुई 1848 में। उदारवादी मतलब स्वतंत्रता की क्रांति 1848 में। फिर जर्मनी का एकीकरण को लेकर एक आंदोलन हुआ था 1866 से 1871। और इटली का एकीकरण 1859 से 1871 के बीच चला था। तो ये एक क्रमिक विकास से हुआ यूरोप में एक राष्ट्रवादी भावनाओं को लेकर। तो ये आपको कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट को हम हाईलाइट कर देते हैं। ये हो गया ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण। इतना याद रखना, ऑब्जेक्ट टाइप में पूछा जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवादी का निर्माण कैसे हुआ होगा, मतलब कैसे ये लोग एकजुट हुए, किस आधार पर वो लोग एकजुट हुए, इसी पर हम डिटेल से समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट में देखो तो किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान, मतलब एक सामूहिक पहचान होना चाहिए। आप पता है कि एक देश में बहुत सारे कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, तो उनको एक जुट करने के लिए कोई एक पहचान की आवश्यकता है कि सभी लोग एक हैं। इसी तरह का कुछ ऐसी पहचान होनी चाहिए, जैसे सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर हम आदि समान होना जरूरी है। सेकेंड है, यूरोप में अलग अलग समाज था। कैसे था? अलग अलग समाज था, मतलब कोई अलग धर्म से आता था या कोई अलग जाति से आता था। तो क्या हुआ कि हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोग जर्मन, अंग्रेज, फ्रांस, इटली आदि अलग अलग भाषाएं बोलते थे वहां पर यूरोप में। तो इस वजह से क्या हो गया कि एक भाषा को प्राथमिकता देने का जो चीज थी, उनको उन्होंने राष्ट्रवाद का निर्माण करना चाहा। तो ये सब था, आप समझ गए। अब हम लोग देखते हैं यूरोप में समाज की जो संरचना कैसी थी।
यूरोप में समाज की संरचना, मतलब यूरोप के लोग कैसे थे, किस भाग में वो विभाजित थे, मतलब कौन कौन से वर्ग थे, यहाँ पर हमें समझना है। तो यूरोप में समाज असमान रूप से दो भागों में विभाजित है। कैसे? दो भागों में विभाजित था। एक था उच्च वर्ग और एक था निम्न वर्ग। अब उच्च वर्ग में कुलीन वर्ग का मतलब होता है उच्च वर्ग जो अमीर है, और वही निम्न वर्ग जो कृषक किसान वगैरह मजदूर, और ऐसे मान सकते हैं जैसे बुनकरों हो गया, है ना, ये सब हो गया निम्न वर्ग। ये दो वर्ग थे। अब देखते हैं इनकी जो कि हम जो उच्च वर्ग की जो कुलीन वर्ग बोलते हैं, वो कितनी जनसंख्या थे, कहाँ कहाँ तक उन्होंने शासन करी, कितना उनका वर्चस्व था, इन सब के बारे में समझेंगे। तो उच्च वर्ग कुलीन वर्ग, जैसे कम जनसंख्या थी, मतलब जो अमीर वर्ग के जो लोग थे वो कम जनसंख्या थी, और उच्च वर्ग या वर्चस्व जमाने वाला था, मतलब जो कुलीन वर्ग थे वही लोग वहां पर शासन करते थे। जमींदारी यानी ढेर सारे खेतों के मालिक भी होते थे उच्च वर्ग, और सभी अधिकार दिए जाते थे, मतलब जो राजाओं के थे वो सभी अधिकार उच्च वर्गों को दिया जाता था। अब समझते हैं कि निम्न वर्ग या कृषिक वर्ग को क्या दिया जाता था, कौन कौन से अधिकार थे इनके बारे में। सबसे पहले अगर देखो तो निम्न अधिक जनसंख्या थी, उनका क्या था, अधिक जनसंख्या था निम्न वर्ग की, वही निम्न वर्ग लोग थे वहाँ। और जमीनहीन यानी तो जमीन ना थी या तो किराए में रहते थे, मतलब वहाँ की जमीन कुछ लोगों के पास लेकिन भूखंड थे, मतलब छोटा सा, आया कुछ लोगों के पास नहीं थे तो वो किराए पर लेते थे, किराए पर रहते थे। तो इस प्रकार से था। 4 में देखो तो किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाते थे निम्न वर्ग को, कृषि वर्ग को। फिर देखो यानी यूरोपियन समाज असमान रूप से विभाजित था। कैसा था भाई? असमान रूप से विभाजित था। फिर देखो 19वीं सदी के बाद एक नया वर्ग जुड़ गया, वो न था नया मध्यम वर्ग। 19वीं सदी के बाद एक नया वर्ग जुड़ गया, वो था मध्यम वर्ग, है ना। कौन सा? मध्यम वर्ग। उन्होंने क्या करी? राष्ट्रवाद को उदय करी, क्योंकि मध्यम वर्ग शिक्षित होने लगे थे। आगे समझेंगे वो। अब यहाँ नया वर्ग आया, कौन? मध्यम वर्ग। अब मध्यम वर्ग ने क्या क्या चीजें करी? मध्यम वर्ग में क्या हो, पढ़े लिखे लोग आए और लिखे लोग थे, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, उद्योगपति, व्यापारी आदि आए। तो पढ़े लिखे होने के नाते उन्होंने एक समान कानून की मांग की, यानी उदारवादी राष्ट्रवाद, मतलब स्वतंत्रता हो और एक राष्ट्र का निर्माण हो, वहां से शासन हो सभी के लिए एक जैसा, है ना, उन्होंने मांगा। अब यहाँ हम लोग समझ गए। अब उदारवादी जो राष्ट्रवाद उन्होंने करी, जो मध्यम वर्ग, उन्होंने कहाँ कहाँ वो फैला, कैसे हुआ, हाँ हुआ, ये सब। फर्स्ट पॉइंट देखो तो इस उदारवादी राष्ट्र के चलते राष्ट्रवाद का विचार जगह फैलने लगा, मतलब जो मध्यम वर्ग कहने लगे कि मुझे राष्ट्रवाद, उदारवादी राष्ट्रवाद चाहिए, तो इससे क्या होगा, हर वर्ग के लोग, जो खासकर निम्न वर्ग जो कृषक वर्ग हैं, उन्होंने क्या करी, राष्ट्रवाद का विचार फैलाने लगे कि एक जैसा होना चाहिए। सेकेंड देखो, इस वजह से 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई कि राष्ट्र का निर्माण हो, इसलिए उन्होंने क्या करा, 1789 में एक राष्ट्र की क्रांति हुई। फिर क्या हो, थर्ड पॉइंट में अगर देखें तो थर्ड पॉइंट में दिया है कि इससे एक राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण या चीजों या पूंजी के आगमन पर था उसे खत्म कर दिया गया, लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच के नियंत्रण यानी सीमा शुल्कों को खत्म नहीं कर पाया। मतलब जो एक राज्य के अंदर जितने भी पूंजीगत वस्तुएं थी उन पर जो नियंत्रण को खत्म कर दिया गया कि एक उच्च वर्ग का ही ये क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, उन सबको खत्म किया, लेकिन जो अदर्स राज्य हैं वो क्या किया गया, उस सीमा शुल्क को नहीं कर पाया। फिर देखो इससे इसके लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था जाल बराइन, मतलब इसी को खत्म करने के लिए जो सीमा शुल्क था जो अलग अलग राज्य का, उसी का एक संगठन बनाया गया जाल बराइन, उसको खत्म करने के लिए। इसमें क्या किया गया, जितने भी जो शुल्क थे, अवरोध थे, उसे समाप्त कर दिया गया इस जाल बराइन के तहत। फिर मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, इससे पहले 30 से ज्यादा ही थी। तीसरा में देखो तो नेपोलियन के समय केवल पुरुष जिनके पास धन और वही वोट दे सकते थे, उनको भी उन्होंने खत्म कर दी।
तो ये सब उन लोगों ने कराया जाल वेराइन आंदोलन या संगठन के तहत। अब समझते हैं हम लोग जाल वेराइन को डिटेल से। जो जल वेराइन था वो कब शुरू हुआ और कैसे उन्होंने इसको सफल बनाया। जाल वेराइन ये एक जर्मन शुल्क संघ था, मतलब जर्मन द्वारा लिया जाता था टैक्स, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे, जर्मनी थे। यह संघ 1834 में, कहाँ 1834 में प्रशा की पहल पर स्थापित हुआ था। कहाँ पर 1834 पर। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। जितने भी, अगर हम दूसरे राज्य से अगर कोई भी वस्तु मांग रहे हैं या कोई भी बेच रहे हैं तो जो टैक्स लेता था वो खत्म कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, और जिससे 20 से भी अधिक थी। यह संघ जर्मनी के अधिक एकीकरण का प्रतीक था। मतलब जो 20 था उन्होंने 2 ले ली मुद्राएं। अगर मतलब यहाँ 20 से भी अधिक थी, कहने का मतलब है कि अगर हम किसी देश में जा रहे हैं तो हमें 20 जो भी पैसे हैं उसको देना पड़ता था, लेकिन हमें 2 ही देने पड़ेंगे, है ना, यही था। अब हम लोग देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय ये पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ कुछ अलग है। देखो 19वीं शताब्दी में यूरोपीय महाद्वीप में राष्ट्रवाद की पहल नहीं लहर की चली, जिसने यूरोपीय देशों का कायाकल्प कर दी। 19वीं शताब्दी में फिर एक हुआ राष्ट्रवाद की पनप। जर्मन, इटली, रोमानिया आदि नवनिर्मित देश कई क्षेत्र राज्यों को मिलाकर बने जिनसे राष्ट्र पहचान समान थी। यूनान हो गया, पोलैंड, बल्गारिया आदि स्वतंत्र होकर राष्ट्र बन गए। मतलब 19वीं शताब्दी में जो नहीं हो पाया एकदम, यूनान हो गया, पोलैंड, ये सब एक नेशनल लेवल का एक राष्ट्र बन गया। ये सब था। आप उसको PDF में पढ़ लो अच्छी तरह से या लिख सकते हो, अभी नोट डाउन मत करना। और इसको हम PDF में दे देते हैं डिस्क्रिप्शन में, या आप टेलीग्राम में ज्वाइन करके वहाँ भी हम सेंड कर देते हैं, तो वहाँ भी आप इसका जो PDF है मिल जाएगा। अब समझते हैं कि हम लोग 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उनमें क्या क्या चीज़ें थी, क्या हुआ था, इनको बेसिकली समझते हैं। अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट पॉइंट में 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवादी की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी, मतलब एक राष्ट्र के लिए लड़ा था। इसने फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर संप्रभुता फ्रांसीसी नागरिकों की सौंपी। इस क्रांति से पहले फ्रांस का एक ऐसा राज्य था जिसमें संपूर्ण भूभाग पर निरंकुश राजा का शासन था। जब 1789 से पहले क्या था, एक ऐसे शासक था जो निरंकुश था, कि किसी का नहीं सुनता था और वो अपना मनमानी कर सकता था। सेकेंड पॉइंट में देखो तो फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोग में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो गई। मतलब इस आंदोलन से क्या हुआ कि बहुत सारे कम्युनिटी के लोग एक राष्ट्रवादी की भावना मतलब पैदा हो गई अपने मन में। बाद में क्या हुआ, नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों के प्रारंभ किए, जिससे 1804 की नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन ने 1804 में नागरिक संहिता उन्होंने करी। 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े हुए थे। मतलब 19वीं शताब्दी तक आते आते ये क्या हो गया, एक टाइप का नेशनलिज्म, मतलब राष्ट्रवाद का उदय होना प्रारंभ हो गया। जो हम 1789 में पढ़ रहे हैं ये एक क्या होने लगा, इस समय क्रांतियां होने लगी, आंदोलनें होने लगी थी। अब हम लोग समझते हैं कि सामूहिक पहचान बनाने के लिए उठाए गए कदम, मतलब एक सामूहिक पहचान बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए थे, राष्ट्रवाद के लिए बनाने के लिए। अगर देखो तो प्रत्येक राज्य से एक स्टेट जनरल चुना गया, जितने भी स्टेट थे वहां से स्टेट जनरल चुना गया, और इसी का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया, है ना, नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया, मतलब उसका पोस्ट को। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया।
ताकि लोग इसको एक राष्ट्रवाद के रूप में देखें। तीसरा पॉइंट में देखो तो एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से क्या हो, जो कानून हो चले, जिससे सबको समान कानूनों का अनुभव हो। तो ये सब उन्होंने क्या करी, लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे हैं। अब क्या हुआ आगे, क्या थर्ड पॉइंट में देखो तो आंतरिक आयात निर्यात सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया और भार तथा माप की एक समान व्यवस्था लागू की गई। मतलब राष्ट्रवाद जब बना या बनने से पहले भी इसको किया गया। फिर आप क्या देखो तो स्कूल और कॉलेजों के छात्रों द्वारा भी समर्थन के रूप में क्लब का गठन किया गया, जिनका नाम दिया गया जेकोबिन क्लब। जेकोबिन क्लब, समझ गए। फ्रांस के आर्मी ने समर्थन के तौर पर हर विदेशी क्षेत्र में भेज दिए गए, जिससे राष्ट्रवादी भावना और बढ़ती चली गई। मतलब इस वजह से उन्होंने उपाय करी कि ऐसे ऐसे होगा, और सभी लोगों ने इनका समर्थन किया और एक राष्ट्रवाद बन गया। अब देखो फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद की विशेषताएं कि उन्होंने क्या, जो फ्रांसीसी क्रांति तो हुई लेकिन राष्ट्रवाद से वो लोग क्या चाहते थे, तो ये सब हमें यहाँ दिया गया है और हमें इसी को डिटेल से समझते हैं। तो देखो फर्स्ट पॉइंट में देखो तो संविधान जो है आधारित शासन चाहते थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो बुक्स हैं उनके अनुसार क्या भी कानून बने, उसके अनुसार कानून चले, वो चाहते थे। फिर देखो तो ये समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे विचार चाहते थे। सभी लोगों को समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का, बंधुत्व का, अपने विचार रखने का। और नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा, मतलब एक नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद को दिखाने का जो एक झंडा होना चाहिए था। नेशनल असेंबली का गठन होना चाहिए कि एक पार्लियामेंट जैसी कुछ नेशनल असेंबली होनी चाहिए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त, मतलब जो बाहरी जो हम लोग जितने भी व्यापार करते थे उस समय का जो सीमा शुल्क था उसको समाप्त कर दिया जाए। माप तोल की एक राष्ट्र व्यवस्था होनी चाहिए। फ्रेंच को राष्ट्र का साझा भाषा बनाया गया। मतलब ये सब उन्होंने मांग रखी राष्ट्रवादी के पीछे। अब समझते हैं हम लोग नेपोलियन का शासनकाल क्या था। नेपोलियन कब उन्होंने शासन करी और उनके शासनकाल में क्या क्या चेंजिंग हुई, क्या उन्होंने कैसे करी, इस सब के बारे में समझते हैं। अगर देखो तो जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र को स्थापित कर दिया। जब नेपोलियन आया तो उन्होंने क्या करी, प्रजातंत्र को खत्म कर दिया और राजतंत्र घोषित कर दिया। समझ गए। सेकेंड पॉइंट में देखो तो नेपोलियन के समय ही व्यापार, आवागमन एवं संचार में बहुत ज्यादा विकास हुआ। जब नेपोलियन वहां शासक बना तो क्या हुआ, व्यापार में सुगम हुआ, सुगमता आई, संचार में वृद्धि हुई, ये सब वजह था। राष्ट्रवादी विचार की जो बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों को कब्जा कर लिया और कर को बढ़ाना और जबरन भर्ती जैसे अनेक कानून व्यवस्थाएं स्थापित कर दी। उन्होंने जो राष्ट्रवाद का हुआ फिर उनके बाद उन्होंने भंग करने की कोशिश करी थी। फिर देखते हैं 1804 की नेपोलियन संहिता के बारे में, जिसे हम नागरिक संहिता भी कहते हैं। इसके पीछे क्या कारण था। 1804 में लागू किया गया था नागरिक संहिता। इसने जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया था। जब कोई बच्चा जन्म होता है तो उनके अंदर जितने भी जो अधिकार थे उनको खत्म कर दिया गया, मतलब उसको जन्म से कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। उसने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया, है ना, ये सब था। अब देखते हैं 1804 की नागरिक संहिता की विशेषताएं। ये 1804 में जो नागरिक संहिता हुआ इसका पीछे क्या वजह था, क्या करना चाहता था वो, इनका उद्देश्य क्या था, यही सब। जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों की समाप्ति करी। सेकेंड में था कानूनों के सामने समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। कि जो कानूनी के समान जितने भी इक्वलिज्म था, मतलब समानता था या संपत्ति के अधिकार को
वो सुरक्षित करना चाहते थे हर लोगों का। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, किसानों के भूभाग, दास्तव तथा जागीरदारी सुलूक से मुक्ति कर दिया गया। जितने भी दास लोग थे उनको मुक्त कर दिया गया। जो जागीरदारी थे, जो शुल्क से बंधे हुए थे, है ना, उसको भी हटाया गया। और शहरों में कारीगरों की श्रेणी में के संघों का नियंत्रण को हटा दिया। क्योंकि बहुत चीजें उन्होंने घटाया, है ना, और ये सब बहुत अच्छे किए उन्होंने। अब हम लोग देखते हैं कि जागीरदारी क्या था। जागीरदारी क्या था? जागीरदारी तो इसके तहत किसान जमींदारी और ये उद्योगपति द्वारा तैयार सामान कुछ हिस्सा कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। उसी को बोला जाता है जागीरदारी। मतलब जब कोई किसान या कोई भी जमींदार या उद्योगपति जो तैयार माल होता था, जो भी बेचता था, तो उन कुछ हिस्से को या कुछ पैसे सरकार को देना पड़ता था। उसी को बोला जाता है जागीरदारी। समझ गए? आगे समझते हैं। अब रूढ़वादी क्या है? रूढ़िवादी, रूढ़वादी, यहाँ रूढ़वादी के बारे में समझते हैं। रूढ़वादी ऐसे राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित स्थानों रिवाजों पर जोर देता है। ऐसा राजनीतिक दर्शन मतलब ऐसा पॉलिटिकल एजेंडा जो ये चाहता था संस्थानों या रिवाजों पर होता, जो तेज बदलाव के बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास की प्राथमिकता देता था। मतलब उन्होंने कोई सांस्कृतिक या संस्थानों के द्वारा उन्होंने क्रमिक विकास की प्राथमिकता देता है। इसी रूढ़िवाद कहा जाता है। अब इसी पढ़ लेना, आता नहीं है ये। अब हम लोग देखते हैं कि 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवादी कि 1815 के बाद जब यूरोप में कैसी रूढ़िवाद पनपे। देखो फर्स्ट पॉइंट में देखो तो 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। रूढ़िवाद मतलब 1815 में जब नेपोलियन हार गया तो रूढ़िवाद सरकार आने लगा। सेकेंड में इसके बाद यूरोप की सरकार जो है प्रारंभिक संस्थाएं और परिवार को बनाए रखना चाहती थे। मतलब यूरोप की सरकार जो है वो अपने जो जितने भी परंपराएं, संस्थाएं थी या परिवार थे वो बनाए रखना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने नेपोलियन के समय जितने भी बदलाव हुए थे उन सब को ख़त्म कर दिया। मतलब जितने भी उन्होंने चेंजिंग करी थी, मुक्ति दी थी दास्ताओं को, किसानों को, उसको ख़त्म कर दिया। जिसके लिए एक समझौता किया जिसका नाम था वियना समझौता या वियना संधि, है ना। उसको ख़त्म करने के लिए एक समझौता किया गया था जनता के बीच। अब क्या था? इसी को बोला जाता है वियना कांग्रेस। अब इनके पीछे क्या था? क्या ये वियना कांग्रेस जो समझौता किया गया, क्या किया गया था, इसको समझते हैं। 1815 में ब्रिटेन, प्रसा और रूस या ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियां जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना से इकट्ठा हुए। वियना से वहां एक इकट्ठा हुए जिसकी अध्यक्षता था ऑस्ट्रियन के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने करी थी, वहां की अध्यक्षता। अब इनमें क्या निर्णय लिया गया वियना कांग्रेस की? अगर आप देखो तो संधि के तहत मुख्य 3 निर्णय लिया गया था। पहला फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिया गया। मतलब सीमाओं पर कई छोटे छोटे राज्य बनाया गया ताकि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार ना कर सके, विस्तार नहीं कर पाए। सेकेंड पॉइंट में दिया था फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाली कर दिया गया। जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो जितने भी बुर्बो वंश थे वो हटाया गया था, तो उनको पुनः सत्ता में बहाली कर दिया गया था। तीसरा पॉइंट था तीसरा राजतंत्र को जारी रखा गया। मतलब राजा का शासन को जारी रखा गया इनके तहत। समझ गए? अब देखो 1815 की वियना संधि की विशेषता क्या था कि असल में वियना संधि के पीछे क्या कारण है कि इनको वियना संधि करना पड़ा था। यह सब तो कहा गया, निर्णय लिया गया, लेकिन यहाँ इसके पीछे क्या विशेषताएं हैं, क्या थी,
फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनः स्थापना करना इनका एक मुख्य उद्देश्य था। सेकेंड था इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में नई रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम करना, रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम करना ये उद्देश्य था। तीसरा में देखूं तो फ्रांस ने उन इलाकों पर आधिपत्य खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे। फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक हेतु नए राज्यों की स्थापना, ये सब उन्होंने उसका उद्देश्य था जो इन पीछे वियना समझौता के पीछे। अब हम लोग समझते हैं यूरोप में क्रांतिकारी। यूरोप में जो क्रांतिकारी हुआ वो इनका पीछे क्या कारण था, यूरोप में क्रांति होने का क्या वजह था। तो यूरोप सरकार ने इन सारे निर्णयों के विरुद्ध क्रांतिकारी ने जन्म लिया। क्रांतिकारियों ने अंदर ही अंदर कुछ खुफिया समाज का निर्माण किया था जिनका मकसद था राष्ट्र को बढ़ावा देना, वियना संधि को विरोध करना, स्वतंत्रता के लिए लड़ना, जो उन्होंने हटाया था रूढ़िवादी लोग जो वियना समझौता के बाद। तो फिर उनके बाद फिर से क्रांति हुई और कुछ लोग खुफिया मिशन के तहत उन्होंने इन सब का लक्ष्य निर्धारित करा, स्वतंत्रता के लिए लड़ना। अब देखो ये जो लड़ाई गया क्रांति हुई, फिर क्रांति हुई तो उसमें क्या क्या विद्रोह हुए, कैसे वो लोग मारे गए थे। भूख और कठिनाई के नए जन विद्रोह, इसमें क्या किया गया था, फिर क्रांति हुई तो भूख कठिनाई और जन विद्रोह मतलब सभी लोग क्या होने लगे, इन पर विद्रोह होने लगा। और भूख कठिनाई मतलब भूख से मरने लगे लोग, फिर भी विद्रोह करने लगे। 1830 को कठिनाई का ये महान साल भी कहा जाता है, 1830। अब देखो कारण क्या था, जबरदस्त जनसंख्या वृद्धि हुई, लोगों गांव से शहरों की ओर रुख कर दिए गए, बेरोजगारी में वृद्धि हुई, गरीबी में वृद्धि हुई, ये सब था जब रूढ़िवादी आए। और इसी साल के दौरान फसल बर्बाद हो गए जिससे खाने की सामग्री की कीमत बढ़ने लगी और छोटे छोटे फैक्ट्रियां बंद होने लगी। ये सब जब वियना कांग्रेस जो फैसला लिया लेने के बाद। फिर क्या हुआ, खाने पीने की जो कमी और व्यापक बेरोजगारी, इन सभी कारणों से लोगों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया और लोग सड़क पर उतर आए। जगह जगह अवरोध लगाया गया जिससे कृषक विद्रोह के नाम से जाना जाने गया। मतलब जो रूढ़िवादी जब आया तो ये सब समस्याएं के कारण उन्होंने क्या करे, विद्रोह कर दी थी और जिससे यूरोपीय सरकार का जो गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद क्या गया, यूरोपीय जो फ्रांस था वो इसको एक गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया था। अब समझते हैं कि गणतंत्र के बाद कानून में आए बदलाव। जब गणतंत्र बनाया गया तो क्या बदलाव हुए कानून पर। फर्स्ट पॉइंट में देखो तो 21 साल से अधिक उम्र के लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया, तो वो वोट दे सकते हैं, अपनी सरकारें चुन सकती है ना। सेकेंड में देखो तो सभी नागरिक को काम के अधिकार की गारंटी दी गई, मतलब आपको काम मिलेगा, गारंटी है। 3 है रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कारखाने उपलब्ध कराए गए, मतलब रोजगार बढ़ाने के लिए कारखाने बनाया गया और इन सभी धीरे धीरे गरीबी और बेरोजगारी को कम होने लगी। ये सब था, ये सब होने लगा। अब हम लोग समझेंगे नारीवाद स्त्री। ये नारीवाद स्त्री क्या है, आप यहाँ पढ़ के भी समझ गए होंगे कि नारीवाद स्त्री क्या है। पुरुष को सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकार और हितों का बोध नारीवाद है। मतलब पुरुषों के तहत, मतलब पुरुषों की तरह समाज में या आर्थिक या राजनीतिक समानता से महिलाओं को भी इतना ही अधिकार मिले, इसे नारीवाद कहा। समझ गया। अब इनके विचारधारा क्या था, उन्होंने नारीवाद जब था उनको क्या मतलब क्या विचारधाराएं थी। एक खास प्रकार के सामाजिक राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाली विचारधाराओं का समूह था। उन्होंने भी अपनी समाज में एक जगह बनाने की कोशिश करी, विचार रखी, सामूहिक गठन किया, ये सब था। अब देखो जर्मनी और इटली का निर्माण। जर्मनी और इटली का कैसे निर्माण हुआ, आपने पढ़ा कि जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, ये कैसे हुआ, कैसे संभव हुआ सर, कैसे बने,
ये बहुत सारे सवाल हैं इनमें। अब इनको डिटेल से पढ़ते हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ। जर्मनी का एकीकरण। 1848 में यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश की कि जर्मनी का एकीकरण कर दें, परंतु वह ऐसा नहीं कर पाए। मतलब यूरोपियन सरकार चाहते थे 1848 में कि जर्मनी को एक नए एकीकरण किया जाए, मतलब अलग किया जाए। सेकेंड में देखो, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। मतलब उदारवादी पहल जो वहाँ के शासक थे उन्होंने दबा दी, क्योंकि वहाँ के जो फौज थे उन्होंने दबा दी। सेकेंड थर्ड पॉइंट में थे, इसके बाद प्रशा ने ये भार अपने ऊपर लेते हुए कहा, प्रशा ने अपने ऊपर भार लिया और जर्मनी का एकीकरण करके ही रहेंगे, उन्होंने कहा। फोर्थ पॉइंट में दिया है, इस समय प्रशा का जो मुख्यमंत्री था ओटोमन बिस्मार्क था। कहाँ के? प्रशा के मुख्यमंत्री ओटोमन बिस्मार्क। और उन्होंने क्या करा, प्रशा ने एक राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। मतलब एक राष्ट्र को बनाया जाए, एक जर्मनी। उन्होंने इस सवाल को किया। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध भी प्रशा की जीत हुई थी। उन्होंने मतलब युद्ध करी थी डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस से, तो उनमें जीत हासिल करी थी। तो एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई, क्योंकि उन्होंने 3 देश को जीता, मतलब 3 राज्यों को जीता। राज्य उस समय बोला जाता था। 1871 में विलियम प्रथम को नए साम्राज्य के राजा घोषित किया गया और जर्मन के एकीकरण के रूप में प्रशा की महाशक्ति के रूप में स्थापित किया गया। मतलब जब प्रशा उनमें किया तो उस समय वहां के राजा को घोषित किया था विलियम प्रथम ने 1871। और नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग और न्यायिक व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। मतलब वहाँ बैंकिंग, मुद्राएं, न्याय व्यवस्थाओं को सुधारा गया, विकास किया गया। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि इटली का एकीकरण कब किया। हमें पता है कि जर्मनी का एकीकरण के बारे में कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। अब देखते हैं हम लोग इटली का एकीकरण कैसे हुआ होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, 7 स्टेट में बटा हुआ था। और 830 के दशक में जियोसेपी मेस्ट्री ने इटली का एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उन्होंने फर्स्ट टाइम जियोसेपी मेस्ट्री ने इटली के एकीकरण को बारे में बात करी। और 1830 और 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए। उन्होंने 1830-1848 में भी करी, लेकिन वो असफल हुए। 1859 में फ्रांस के सर्डिनिया पिडमॉन्ट ने एक चतुर कूटनीति संधि की, जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया था। कौन? सर्डिनिया पिडमॉन्ट। कब? 1859 को। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को वहां इटली का राजा घोषित किया गया था। अब जियोसेपी मेस्नी के बारे में समझते हैं कि ये जियोसेपी मेस्नी कौन थे और वो क्यों इतने महत्वपूर्ण रहे एक इटली को एकीकरण के संदर्भ। तो इनका जो जन्म था 1807 में जेनेवा में हुआ था और कुछ समय पश्चात वो कार्बनरी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए थे। कहाँ? कार्बनरी के गुप्त संगठन थे। 24 साल की युवावस्था में लुगरिया में क्रांति करने के लिए अपने 1831 में देश से निकाल दिया गया। मतलब उन्होंने लुगरिया में एक क्रांति करी 24 साल में, तो उन्हें 1831 में उनको देश से निकाल दिया गया। फिर तत्पश्चात क्या हुआ, उन्होंने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। मतलब फिर उन्होंने 2 संगठन की स्थापना के लिए, पहला था मसाई और एक था यंग इटली। मसाई में यंग इटली उन्होंने करी। दूसरा था यंग यूरोप। मेस्ट्री द्वारा जो राजतंत्र जोरदार विरोध और उसकी प्रजातंत्रीय सपनों ने रूढ़िवादी के मन में भय कर दिया। मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। मेटरनिक ने उन्हें सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। आप इसे एक बार पढ़ोगे अपने से तो बहुत बेहतर समझ में आएगा। अब देखते हैं काउंट कैमिल द कुंवर। काउंट कैमिल द कुंवर क्या था? सर्डिनिया
पीडमोंट का प्रमुख मंत्री था। इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व प्रक्रिया, हालांकि वो स्वयं ना तो एक क्रांतिकारी था और ना ही राजतंत्र तंत्र में एक विश्वास रखने वाला। सेकेंड में फ्रांस के साथ वे की गई चतुर संधि के पीछे कुंवर का ही हाथ था, और जिसके कारण अश्रिया को हराया जा सका और इटली का एकीकरण संभव हो सका। यह किसका? कुंवर का था। इसके बारे में पढ़े जियोसेप गैरिबाल्डी, इनका जीवनी को थोड़ा पढ़ लेना। वो नियमित सेना का हिस्सा नहीं था, मतलब वो गैरिबाल्डी एक सेनापति तो नहीं था, वो सेना था, लेकिन वो हमेशा नहीं रहता था। उसने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया। 1860 में दक्षिण इटली और दो सिलसिलों के राजा में प्रवेश कर गए और स्पेनिश शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। उसने दक्षिण इटली के सिलसिले को राजा इमैनुअल द्वितीय को सौंप दी। इसी प्रकार इटली का एकीकरण संभव हुआ। अब पता है कि अगर पूछा जाता है कि इटली का जो एकीकरण हुआ तो उस समय वहां के राजा कौन थे? इमैनुअल द्वितीय। समझ गए? अब जर्मनी का आपने पढ़ा। अब देखते हैं ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। फिर भी इसी तरह जब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होने लगा तो धीरे धीरे बाकी देश भी क्या होने लगा? राष्ट्रवाद का उदय होने का मतलब क्या होने लगा? पनपने लगा। तो इसी तरह ब्रिटेन भी राष्ट्रवाद होने पर जोर दिया गया। अब देखो ब्रिटेन में कैसे राष्ट्रवाद पनपा और कैसे हुआ। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मतलब जब औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुआ था तो उस समय क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा औद्योगिक हो गया। इस कारण से वहाँ की जो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। और क्या हुआ? राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था, अपितु लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। मतलब उन्होंने लंबा करी थी। 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं थी। मतलब 18 शताब्दी से पहले वो एक राष्ट्र नहीं था। कौन? ब्रिटेन। ब्रिटेन साम्राज्य में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आर्यसिस जैसे ढेर सारा समाज था वहाँ के लोग, जिसे वो निर्जातीय कहते थे। क्या? निर्जातीय कहते थे। अंगाला राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अनेक राष्ट्रीय द्वीप समूह पर विस्तार आरंभ किया। 1688 में संसद ने राजतंत्र से शक्तियां को ले ली। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। 1707 में 1798 में असफल विद्रोह के बाद 1821 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर दिया गया। तो ये सब फैक्ट था, आपको डिटेल से पढ़ लेना है। इसका जो PDF है आपने पहले ही बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नई ब्रिटेन के प्रतीक चिन्ह को खूब बढ़ा दिया गया। ये सब फैक्ट है, आपको पढ़ लेना है। अब देखते हैं बाल्कन समस्या के बारे में। बाल्कन समस्याएं। बाल्कन भौगोलिक एवं निर्जातीय रूप से विभिन्न क्षेत्रों का था, जिसमें आधुनिक रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, सुल्तानिया, सर्बिया आदि शामिल थे। ये सब देश थे। इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को स्लावा कहा जाता था, और बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन राज्य में रोमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ओटोमन साम्राज्य के विखंडन की स्थिति काफी विस्फोटक हो गई। एक बात इसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयता उसके चुंगल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। ये सब बाल्कन समस्याएं थी, आपको पढ़ लेना। फिर यहाँ पॉइंट था, जिससे विभिन्न स्लावा राष्ट्रीय समूह ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की। बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव क्षेत्र बन गया और हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज़्यादा इलाके की चारा रखता था। अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसका जो वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए आपको जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उसको हम बता रहे हैं। और जो चीज़ें हैं इसका जो PDF है आप उसे एक बार पढ़ लोगे डिटेल से, बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य जबरदस्त प्रतिस्थापित रही, जिससे यह समस्या गहरती चली गई और जिसके कारण यहाँ विभिन्न युद्ध हुए, जिसकी परिणति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई।
अब यहाँ इम्पोर्टेंट है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद ये इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, चैप्टर नहीं फैक्ट। तो साम्राज्यवाद जो है वो दृष्टिकोण है जिसके अनुसार कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपनी शक्ति और गौरव को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के प्राकृतिक या मानवीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। वो हस्तक्षेप या राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या अन्य किसी भी प्रकार का हो सकता है। मतलब साम्राज्यवाद को अगर आप सिंपल सा शब्दों में समझो तो जब कोई राज्य या कोई शासक किसी राज्य में आक्रमण करके वहाँ का संसाधन, धन या आर्थिक या सांस्कृतिक या राजनीतिक कोई भी चीज़ों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है, उसी को बोला जाता है साम्राज्यवाद। समझ गए। अब यहाँ इनके साम्राज्यवाद को लेकर अनेक विद्वानों के कुछ मत हैं और यहाँ उसको पढ़ेंगे। प्रोफेसर शर्मा के अनुसार साम्राज्यवाद शक्ति तथा हिंसा का प्रयोग करके विदेशी शासन को किसी भी देश पर लागू करना, उन्होंने कहा साम्राज्यवाद। CD बर्नस के अनुसार उनका कहना था कि विभिन्न देश और जातियों पर एक समान कानून या शासन व्यवस्था लागू करने को ही साम्राज्यवाद कहा जाता है। यह CD बर्नस के अनुसार था। फिर उन्होंने रिचर्ड सडन के शब्दों में कहा जाए तो साम्राज्यवाद ऐसी राष्ट्र नीति है जो दूसरे देश अथवा उसकी संपत्ति पर अपनी शक्ति अथवा नियंत्रण का विस्तार करना चाहती है, उसमें साम्राज्यवाद ने कहा। आगे देखते हैं कि साम्राज्यवाद की विशेषताएं क्या हैं। ये जो साम्राज्यवाद है उनको आप कैसे समझोगे, इस यहाँ अगर आप विशेषताओं पढ़ोगे तो पूरा तरह से समझ में आ जाएगा। साम्राज्यवाद अपने राज्य की सीमाओं में वृद्धि करने में विश्वास करता है। साम्राज्यवाद जब बनता है तो अपनी सीमाओं को बढ़ाता है। सेकेंड में देखो तो साम्राज्यवाद किसी राज्य द्वारा दूसरे राज्य में अपने राजनीतिक या आर्थिक प्रभुत्व का विस्तार करता है। तीसरा है साम्राज्यवाद के अंतर्गत विविध राष्ट्रीय इकाई पर राष्ट्र का अधिपत्य होता है। 4 पॉइंट, साम्राज्यवाद का मूल उद्देश्य तो आर्थिक होता है परंतु कभी कभी सैनिक या राजनीतिक शोषण भी हो सकता है। मतलब ये सब उद्देश्य है एक साम्राज्यवाद को बनाने के लिए। 5, साम्राज्य के सारे अंग एक केंद्रीय सत्ता के अधीन होते हैं। 6 में देखो साम्राज्य स्थापित करने वाले देश के पास अधीनस्थ राज्यों की अपेक्षा तकनीकी दृष्टि से उत्कृष्ट कोटि के अस्त्र शस्त्र, रणनीति, कौशल या अधिक पूंजी और उत्पादन के उन्नत साधन होते हैं। मतलब जब कोई साम्राज्य दूसरे देश में या राज्य में जब अपनी शासन स्थापित करता है तो जो देश से जो शासन करेगा उसके पास शस्त्र, अस्त्र, सैनिक बल कुछ प्रकार के होंगे। 7 पॉइंट, साम्राज्यवादी देश केवल अपने हितों का ही ध्यान रखता है, वो अपने अधीन देशों का शोषण करता है। मतलब जो साम्राज्यवादी देश है वो कोई भी साम्राज्य को क्या करता है, अपने अधीन जो नियंत्रित करता है, लेकिन वो अपने बारे में ही सोचता है। ये बताया गया है कि तो ये कैसे बना। साम्राज्यवादी देश अपने हितों और रक्षा बढ़ोतरी के लिए सब प्रकार का अनुचित साधनों का प्रयोग करता है कि अपने को बचाने के लिए, अपने को बढ़ाने के लिए वो कोई भी प्रकार का अनुचित कार्य कर सकता है। 9 नंबर है साम्राज्यवाद का संबंध राष्ट्र की विदेश नीति से है। मतलब वो हमेशा ट्रेवलिंग करते रहता है ना। 10 है साम्राज्यवाद का उद्देश्य अन्य देश को अपने अधीन करके उनका शोषण करना। ये सब साम्राज्यवाद की विशेषताएं हैं कि हम साम्राज्यवाद किसे बोल सकते हैं। तो ये सब अगर किसी द्वारा, कोई राजा द्वारा किया जाता है तो वहाँ साम्राज्यवाद हो जाएगा। समझ गए। अब समझते हैं हम लोग रूपक। ये क्या है, रूपक के बारे में। अब यह रूपक थोड़ा आपने पढ़ा होगा अलंकार में, रूपक अलंकार के बारे में। तो ये वाला रूपक नहीं है, ये कुछ अलग है। तो जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, स्वतंत्रता, ईर्ष्या और मुक्ति, ये सब क्या है, अमूर्त है, इसको हम छू नहीं सकते हैं, मतलब उसको देख सकते हैं। किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है तो वो रूपक कहता है। जब लालच को किसी चीजों के द्वारा दर्शाया जाता है, बताया जाता है, उसी को रूपक बोलेंगे। सिंपल सा है। 8वीं और 9वीं शताब्दी में, 18वीं और 9वीं सदी में रूपक का प्रयोग राष्ट्रवादी भावना के विकास और मजबूत बनाने में किया जाता था। इसको बढ़िया से पढ़ लेना।
जल्दी जल्दी पढ़ते हैं क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है। अब हम लोग समझते हैं राज्य की दृश्य कल्पना, कि राज्य की दृष्टि कल्पना 18वीं और 9वीं शताब्दी के कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ चित्रित किया, जैसे कोई व्यक्ति हो, राष्ट्र की नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता, राष्ट्र की व्यक्ति जमा पहनते हुए जिसमें नारी रूप को चुना गया, वो असल जीवन में कोई खास महिला ही नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप में प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। फ्रांस में ऐसे लोकप्रिय ईसाई नाम मरियाना दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के रूप में रेखांकित, और जर्मनिया जर्मन राष्ट्र को रूपक बन गए। मतलब आपको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं, राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान क्या था। ये इम्पोर्टेंस है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ऑलरेडी जो वीडियो है बहुत लंबा बन जाता है और इतना लंबा वीडियो कोई देखना नहीं चाहता है, इसलिए हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम बताते हैं। फर्स्ट पॉइंट, राजनीतिक संगठन का निर्माण, उन्होंने योगदान दिया था एक राष्ट्रवाद को बनाने में। समाचार पत्रों के प्रकाशन में उन्होंने बहुत मेहनत करी। मताधिकार प्राप्त हेतु संघर्ष उन्होंने बहुत करी, मतलब अपने वोट, अपने अधिकार को। राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे। तो ये सब योगदान था महिलाओं का। फिर देखते हैं विभिन्न प्रतीक चिन्ह और उनका अर्थ। मतलब यहाँ पर कुछ प्रतीक चिन्ह हैं और उनका अर्थ को समझते हैं। टूटी हुई बेड़ियाँ, मतलब आज़ादी मिलना। 5 छाप वाला कवच, मतलब जर्मन समुदायों के प्रतीक शक्ति के रूप में। बुलत पत्तियों का मुकुट वीरता का प्रतीक है। तलवार मुकाबले की तैयारी का प्रतीक महत्व है। अब देखो, तलवार और लिपटी जैतून की ढाली जो प्रतीक है वो है शांति का चाह, ये उसका महत्व हो जाता है। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा, ये आधारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा। उगते सूर्य की किरण, ये नए वर्ग की शुरुआत, नए युग की शुरुआत। ये सब इनका महत्व और प्रतीक के बारे में बताया गया। इसको डिटेल से आप लिख लोगे या पढ़ लोगे। अब समझते हैं कि इनका एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बारे में, इनका प्रश्न उत्तर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं निम्नलिखित पर हमें टिप्पणी करनी है। तो अगर क्वेश्चंस को देखो, ज्यूसेपी मैस्त्री के बारे में ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन को तौर में क्या कह रहा है इसको पढ़ते हैं। उत्तर यहाँ दिया गया, वो इटली का एक क्रांतिकारी था। इसका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था। वो कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 वर्ष की अवस्था में वो लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उस देश पर बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना करी थी। पहला था मसोई, जिसमें यंग इटली कहा गया। दूसरा बर्न में उन्होंने करी थी यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन राज्यों के समान विचार रखने वाले युवा थे। मतलब अलग अलग इटली जर्मनी से युवा थे, उन्होंने वहां पर रखी थी। मैथनी का जो विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी, अतः इटली का एकीकरण ही इटली की इस मुक्ति का आधार हो सकता है। इसने राजतंत्र का घोर विरोध किया और उसने मॉडल पर जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में भी गुप्त संगठन बनाए। इसी कारण मेटरनिक ने उसे विषय में कहा कि वो हमारी समाज व्यवस्था की सबसे खतरनाक दुश्मनी है। मतलब आप इसको बढ़िया तरह से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा होगा, इसमें बहुत सारे बताया गया है। अब हम लोग समझते हैं निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे। ज्यूसेपी मैस्त्री के बारे में हमने पढ़े। काउंट कैमिल द कुंवर, इसको कामुन केविल द कुंवर, आपने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा, तो यहाँ पर इसका आंसर्स दिया हुआ है। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। काउंट कैमिल द कुंवर सिडिनिया पीडमेंट का मंत्री प्रमुख था। मतलब ये कौन था? सिडिनिया और पीडमोंट का मंत्री था, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। मतलब जब इटली का जो एकीकृत या एकीकरण हो रहा था, उनका नेतृत्व कुंवर ने करी थी। वो ना तो एक क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास करने वाला था। वो जनतंत्र में विश्वास नहीं करता था। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम और अमीरी और शिक्षित सदस्यों की तरह वो इतालवी भाषा में कहीं बेहतर फ्रेज बोलता था।
फ्रांस में सिडनिया पिडमॉन्ट की एक चतुर कूटनीति संधि जिसके पीछे कुबर का हाथ था। सिडनिया पिडमॉन्ट 1859 में ऑस्ट्रिया बलों के हारा पाने कामयाब हुआ। इसे इटली के उत्तरी भाग में हर्षवर्ध के अधीन मुक्ति हुआ। इसको आप बढ़िया तरह से पढ़ लो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या पीडीएफ तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, आप वहां से लिख सकते हो उसके बारे में। अब यहाँ यूनानी स्वतंत्रता युद्ध कैसे हुआ, आपने ऑलरेडी मैंने उस चीज़ को मैंने डिस्कस करी। तो 3 नंबर का आंसर यहाँ मिल जाएगा। तो 3 नंबर का आंसर आपको यहाँ मिल जाता है, ये आपको पढ़ लेना है। हम अभी बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है, आप इसको पढ़ लेना, इसको लिख लोगे। 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ है, 3 नंबर हम यहाँ लिख देते हैं। 3 नंबर 3 प्रश्न 3 नंबर का प्रश्न, ये हो जाएगा 4 नंबर का प्रश्न। 4 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर ये वाला है। और 5 नंबर का जो प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया है, तो आपको यहाँ पर मिलेगा आपको 2 नंबर का प्रश्न उत्तर जो सब्जेक्टिव का है और 120 शब्दों में देने हैं। इसमें यहाँ दिया गया है 2 नंबर का प्रश्न उत्तर यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 नंबर प्रश्न, यह किसमें 120 शब्दों में है देना है, समझ गए। अब यहाँ दिया गया है, यहाँ पर है ये वाला है, ये वाला 3 नंबर का है, 4 नंबर 5 नंबर, ये सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये वाला में यूएफसी मैचनी के बारे में जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये टिप्पणी वाला है, आप यहाँ लिख सकते हो। और जितना भी यहाँ पर क्वेश्चंस या 2 नंबर का दिया गया है यहाँ पर, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन है, आपको यहाँ से ही नहीं लिखना है, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला आंसर है जितना भी दिया 2 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ 3 नंबर का क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर आंसर दिया है, आप इसको बढ़िया तरह से पढ़ लेना। पढ़ने के बाद यह 4 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर पढ़ लेना। और 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ है और यहाँ उत्तर है आंसर से। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं सेकेंड चैप्टर में। और इसका जो पीडीएफ हमने कहा था, मैंने ऑलरेडी बोला था कि इसका जो पीडीएफ है कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम में ज्वाइन। अगर आप डिस्क्रिप्शन नहीं पता कि कहाँ से होता है, आपको वहाँ एक मिल जाएगा मोर का, मोर में क्लिक करके मिल जाएगा, नीचे स्क्रॉल करोगे तो 2 लिंक आपको मिलेगा, एक है टेलीग्राम का और एक मिलेगा पीडीएफ का, जो इस चैप्टर का ई बुक्स मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ो, पीडीएफ मिल जाएगा वहाँ पर। अब पीडीएफ यहाँ मोर लिखा होगा, वीडियो के थोड़ा नीचे मोर लिखा होगा, मोर में क्लिक करके वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।